हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, आज की हमारी केवीएस एनवीएस सीरीज़ की छठी वीडियो होगी और आज हम पढ़ेंगे मनु भंडारी जी के बारे में, जो कि हिंदी साहित्य में बड़ा ही योगदान इनका रहा है और बड़ी ही महत्वपूर्ण लेखिका हैं, जिनके बारे में हमेशा किसी न किसी परीक्षा में कुछ न कुछ उनकी रचना के बारे में पूछा जाता है। और यदि 11वीं कक्षा के बच्चे इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भी ध्यान रखें, क्योंकि मनु भंडारी जी का पाठ 9th क्लास में भी आता है, 10th में भी आता है, 11th में भी हो सकता है आपके पास, 12th में भी आपको देखने को मिले। तो आपको पहले मनु भंडारी जी को समझना होगा, फिर आप इनकी रचनाओं के बारे में अपने आप से समझ जाएंगे। तो एक कहानी यह भी एक इनकी रचना है, उसके संबंधित एक यहाँ पे पंक्ति ली गई है और वो पंक्ति है, पंक्ति देखेंगे, लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती। असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व बोध, उसके सरोकार, उसकी जीवन दृष्टि। तो देखेंगे ये चित्र आपको मनु भंडारी जी का नज़र आ रहा है। तो मनु भंडारी जी का जो जन्म है सन 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ। ये सब इनके क्या हैं, कहानी संग्रह। तो आपको एक बार में याद रख लेने हैं कुछ ट्रिक्स लगा के कि एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की तस्वीर, यही सच है, और यही सच है कई बार पूछा गया है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ। और जो इनके उपन्यास है विद्यार्थियों, इनके जो उपन्यास हैं उन पर फिल्में भी बनाई गई हैं। तो इनका आपका बंटी, महाबोझ, महाबोझ जो है भारत पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी को दिखाता है, राजनीतिक चमचों की उसको फायदे को दिखाता है। स्वामी, एक इंच मुस्कान, जो इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर, राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था। बाद में मनु भंडारी जी और ये दोनों अलग अलग भी हो गए थे। तो एक इंच मुस्कान भी इनका पूछा गया उपन्यास है, ध्यान रखना है। इन्होंने कुछ पटकथाएं फिल्मों के लिए लिखी जाती हैं। इन्होंने लिखी थी रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण, और इनका निधन सन 2021 में ही हुआ है। तो आप देखेंगे कि मनु भंडारी जी ने कितना कुछ लिखा है। इनको जो सम्मान मिल चुके हैं, हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान मिल चुका है, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भी पुरस्कृत इनको किया जा चुका है। मनु भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर थी। आपने नई कहानी आंदोलन के बारे में एक व्यक्ति के बारे में और पढ़ा होगा, किसके बारे में, इससे पहले हमने पढ़ा था शेखर जोशी जी के बारे में, वो भी नई कहानी आंदोलन से ही संबंधित थे। तो ये भी हमें कभी कभी प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि नई कहानी आंदोलन, जिन्होंने नए तरीके से कहानियों को लिखा, पुरानी परंपराओं मान्यताओं को हटा दिया था। नई कहानी आंदोलन जो कि छठा दशक था में जो नया मोड़ आया, उसमें मनु भंडारी जी का विशेष योगदान रहा है। उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियां विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई हैं। उन्होंने आक्रोश, व्यंग्य और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है, वह चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पटकथा ही क्यों न हो। तो जो हम यहाँ पर इनके बारे में पढ़ेंगे, जो इनका पाठ है रजनी, जो कि क्या है, ध्यान रखना, एक पटकथा के रूप में इन्होंने लिखा है। तो पटकथा मैंने आपको बताई कि फिल्मों के संबंध में जो लिखी जाती हैं। तो इसका सार थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ आप मनु जी द्वारा लिखित एक पटकथा पढ़ने जा रहे हैं। पटकथा यानी पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा, रजत पट फिल्म का स्क्रीन के लिए भी हो सकती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। और पटकथा विद्यार्थियों 12th क्लास में आपके पास स्पेशली आएगी। आपका जो एक बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, वहाँ से आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, और जो तैयारी वाले बच्चे हैं उनके लिए तो सब कुछ जानना ज़रूरी है। और टेलीविज़न के लिए भी मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता जितना कि पटकथा लेखन द्वारा, क्योंकि पटकथा शूट होने के बाद धारावाहिक या फिल्मों के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंचती है। देखो, पटकथा धारावाहिक रूप में भी आ सकती है और फिल्मों के रूप में भी आ सकती है। इस लोकप्रियता के चलते ही पटकथा लेखन की ओर लेखकों का भी पर्याप्त रुझान हुआ है और पत्र पत्रिका और पुस्तकों
में भी पटकथाएं छपने लगी हैं। प्रस्तुत पाठ में रजनी धारावाहिक की एक कड़ी दी जा रही है। यहाँ पर केवल एक कड़ी के बारे में ही हम पढ़ेंगे। रजनी पिछली सदी के 90 दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। तो रजनी क्या रहा? 90 दशक का एक टीवी धारावाहिक। कौन से दशक का? 90 दशक का। यह वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। बासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी। हर कड़ी में यह जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती हैं। प्रस्तुत अंश भी व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। तो यहाँ का मूल क्या है कि जो शिक्षा है वो शिक्षा क्वालिटी में क्या कर रही है? व्यवसाय बनती जा रही है। उसका जो मूल उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। तो आइए पटकथा को शुरू कर लेते हैं। मध्यवर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा है। एक महिला रसोई में व्यस्त है। घंटी बजती है। बाई दरवाजा खोलती है। रजनी का प्रवेश। रजनी, लीला बहन कहाँ हो? बाजार नहीं चलना क्या? लीला रसोई में से हाथ पोंछती हुई निकलती है। चलना तो था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना? चेहरे पर खुशी का भाव। रजनी, अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया नहीं। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी। सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला है, मैं अभी से बता देती हूँ। लीला हंसकर, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई खिलाऊंगी। मैंने पहले से मंगवा कर रखी है, केसरिया रसमलाई। अमित को बहुत पसंद है ना। अब अमित किसका बेटा है? यहाँ पर लीला का बेटा है। और रजनी और लीला क्या है? आपस में पड़ोसी हैं। देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी। बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। लीला, कैसी बात करती हो? मैं एक बार काट भी दूं, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज़ घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा देता हम लोग खा थोड़ी सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो हैं उसकी। दोनों खिलखिलाकर हंसती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही पड़ोसियों में कितने अच्छे संबंध हमें देखने को मिलते हैं। रजनी, बहुत मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है। लीला, बस तुम्हारा ही आशीर्वाद है। फिर घंटी बजती है। लीला एक तरह से दौड़ते हुए दरवाजा खोलती है। अमित का प्रवेश होता है। रोज की तरह भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला है। रजनी अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाती हुई आगे बढ़ती हैं। कांग्रेचुलेशन अमित। बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से ही मौजूद हैं। अमित का चेहरा उतरा हुआ, पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट निकालकर माँ की ओर फेंकते हुए, अमित, लो देखो क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ। मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखने लगती है। लीला उसे अपनी बाहों में भरकर, लीला, पर तू सारे सवाल ठीक करके आया था। यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर। सब तो ठीक था। तेरे पापा ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट ले साफ सफाई के, पर 95 तो तेरे पक्के हैं। रजनी रिपोर्ट देखते हुए, पर मिले तो कुल 72 ही ना। फिर दूसरे विषयों के नंबर भी पढ़ने लगी। इंग्लिश में 86, हिस्ट्री में 80, सिविक्स में 88, हिंदी में 82 और ड्राइंग में 90। सबसे कम मैथ में ही थे। अमित गुस्से और दुख से, कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। सर तो बार बार कहते ही थे कि ट्यूशन कर लो, वरना फिर बाद में मत रोना, रो पड़ता है। लीला अपराधी की तरह सफाई देते हुए, तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी, सो अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन। अब 2-2 विषय की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस। बेटे यहाँ पे आप देखेंगे लीला बहन जो है अपनी मजबूरी को दर्शाती है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो 2-2 विषयों की ट्यूशन लगा सकें। अपनी आर्थिक मजबूरी की बात वह शब्दों से नहीं, चेहरे से व्यक्त करती हैं। पर यह तो अंधेर ही हुआ कि सारा पेपर ठीक हो फिर एक नंबर काट लो। रजनी की बाहों में एकमात्र बल पड़ जाते हैं। वह रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास सटा लेती है। रो मत, उसके आंसू पोंछते हुए। अमित रोएगा नहीं, समझे। मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना बस। कुछ देर रुक कर, तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था। अमित स्वीकृति में सिर हिलाता है। पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से, किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे। अमित, नहीं, जो के तो आकर कर दिए थे। हमको आते थे वो सारे सवाल।
रजनी, मैथ्स के सर कौन है? अमित, मिस्टर पाठक। अब यहाँ पर एक चौथा कैरेक्टर आया है, मिस्टर पाठक। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, मिस्टर पाठक किस विषय के अध्यापक थे? तो ये गणित विषय के। रजनी, कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उससे? अमित, 22। साल के शुरू में तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद से 15 हो गए, हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया। मुझसे भी तभी से कह रहे थे। लीला, हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर थे, इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा हैं। रजनी, उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो? अमित, हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा, पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका तो। अब अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया था, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा, हमेशा बस एक ही बात, मम्मी की नकल उतारते हुए, मैथ्स में तो तू वैसे ही बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर? देख लिया, अब 6th पोजीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी भी नहीं आई। अमित की आंखों से फिर आंसू टपक पड़ते हैं। रजनी डांटते हुए, फिर आंसू? जानता नहीं, रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा और ठीक ही किया। जिस विषय में तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो, उसमें क्यों लोगे ट्यूशन? ट्यूशन तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं। अमित, आप जानती नहीं आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती, अगर सर कहें और बार बार कहें तो लेनी ही होती है, वरना तो नंबर कम हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अमित के ऊपर एक स्कूल के एक विषय अध्यापक की तरफ से पूरा प्रेशर है कि वह ट्यूशन ले, जबकि अमित पढ़ने में बहुत अच्छा है। रजनी, पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं। अमित, हाँ, कितना ही अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए, यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं, सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं ली थी। तो यह तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है। तू मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाकर लड़। अमित इस भाव से सिर हिलाता है मानो कितनी बेकार की बात कर रही हैं रजनी आंटी। लीला 2 गिलासों में शिकंजी बनाकर लाती है। अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता तो रजनी घुड़कती है। रजनी, चलो पियो शिकंजी, देखते नहीं चेहरा कैसे पसीना पसीना हो रहा है। दोनों शिकंजी पीने लगते हैं। इस दौरान रजनी कुछ सोच रही थी। शिकंजी खत्म करके, कल आप 9 बजे तैयार रहिए अमित साहब, आपके स्कूल चलना है। अमित एकदम डर जाता है। कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगी तो सर मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे, वहाँ मत जाइए प्लीज़, वहाँ मत जाइए। लीला, हाँ रजनी, तुम कुछ कहोगी तो अगले साल कहीं और ज़्यादा परेशान ना करें। अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा क्या? रजनी बात को बीच में ही काटकर गुस्से से, यानी कि वे लोग जो भी जुल्म ज्यादती करें हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं। सही बात कहने में डर लग रहा है तुझे तेरी माँ को? अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं, पता तो चले कि आखिर किस बात के नंबर कटे हैं। अमित झुंझुलाकर, बता तो दिया आंटी आप। रजनी गुस्से से, ठीक है तो अब बैठकर रो, तुम माँ बेटे दोनों। दंदनाती निकल जाती है, दोनों के चेहरे पर एक ऐसा भाव होता है। लीला, अब यह रजनी कोई और मुसीबत खड़ी न करे। यहाँ पर एक दृश्य समाप्त हो जाता है। अब एक नया दृश्य प्रारंभ होता है, और नया दृश्य कैसे प्रारंभ होता है अब आप देखेंगे कि पट कथा में लिखते समय ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि दृश्य को कैसे शुरुआत करनी है। दृश्य दिए जाते हैं, पात्र दिए जाते हैं, और उसमें प्रॉपर एक नाटक, जैसे नाटक हम देखते हैं, सीरियल हम देखते हैं, उसमें एक एक चीज़ वैसे ही लिखी जाती है। स्कूल के हेडमास्टर का कमरा, बड़ी सी टेबल, दीवार के सहारे रखी कांच की अलमारी में बच्चों द्वारा जीते हुए कप और शील्ड्स जमे हुए रखे हैं। दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें, एक बड़ा सा मैप लटका है। एक स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का वातावरण तैयार किया जाए। हेडमास्टर काम में व्यस्त है। चपरासी बड़े अदब से एक चिट ला कर रखता है। हेडमास्टर कुछ क्षणों से देखता रहता है। हेडमास्टर, बुलाओ। रजनी का प्रवेश नमस्कार करती है। हेडमास्टर, बैठिए। कुछ देर रुककर, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? रजनी, मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। हेडमास्टर के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वह कुछ समझा ही ना हो। ईयरली एग्जाम की, कल ही जिसका रिजल्ट निकला है। हेडमास्टर, सॉरी मैडम, ईयरली एग्जाम की कॉपियाँ तो हम लोग नहीं दिखाते हैं। रजनी, जानती हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसे कुल 72 नंबर ही मिले हैं। कॉपी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी। एक एक शब्द पर जोर देकर गलती एग्जामिनर की है। हेडमास्टर,
सारी बात को बहुत हल्के ढंग से लेते हुए, आप भी कमाल करती हैं, बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। हर बच्चा जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कॉपियाँ दिखाने लग जाएं तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लगी रहेगी इस समय। इसलिए तो ईयरली एग्जाम की कॉपियाँ ना दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूलों में। रजनी अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, देखिए आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लेता रहा है। इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है, तैश आ ही जाता है। कॉपी देकर मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कटे किस बात के। हेडमास्टर, आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने कह दिया ना कि इन कॉपियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। रजनी व्यंग से, नियम? यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है? हेडमास्टर गुस्से से, व्हाट डू यू मीन? रजनी, आई मीन व्हाट आई से। नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में। कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में, फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन ले। यह कौन से नियम है आपके स्कूल का? हेडमास्टर, देखिए यह टीचर्स और स्टूडेंट्स का अपना आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं। इसमें न स्कूल आता है न स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? रजनी, कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके यह कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए, जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन न लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं। और आप हैं कि कॉपियां न दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक देते हैं। हेडमास्टर चीख कर, विल यू प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रूम? जोर जोर से घंटी बजाने लगता है। दौड़ता हुआ चपरासी आता है, मेम साहब को बाहर ले जाओ। रजनी, मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं। बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का ये घिनौना रैकेट चला रखा है। व्यंग से, पर आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूँगी, देखिएगा आप। तमतमाती हुई निकल जाती है। हेडमास्टर चपरासी पर ही बिगड़ पड़ता है। जाने किस किस को भेज देते हैं भीतर। चपरासी, मैंने तो आपको स्लिप लाकर दी थी साहब। हेडमास्टर गुस्से में स्लिप की चिंदी चिंदी करके फेंक देता है, कुछ इस भाव से मानो रजनी की ही चिंदियाँ बिखेर रहा हो। अब यहाँ पर दूसरा दृश्य समाप्त हो जाता है। अब एक तीसरा दृश्य बनता है, नया दृश्य। इसमें क्या होता है? रजनी का फ्लैट, शाम का समय, घंटी बजती है। रजनी आकर दरवाजा खोलती है, पति का प्रवेश होता है, उसके हाथ से ब्रीफकेस लेती है। अब रजनी के पति की एंट्री यहाँ पर होती है। पति जूते खोलते हुए, तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या? रजनी, तुम्हें कैसे मालूम? पति, फोन किया था, एक फाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को भेजकर मंगवा लूं, पर घर पर हो तब ना। पति के चेहरे पर खींच भरा गुस्सा पुता हुआ था। रजनी, तुम फाइल भूल गए हो और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए, यह कौन सी बात हुई? पति जरा शांत होते हुए, अच्छा कहाँ गई थी? रजनी एक स्कूल का नाम लेती हैं। पति स्कूल का नाम दोहराता है, तुम क्या करने गई थी वहाँ? रजनी गदगद भाव से, पहले चाय ले आऊँ फिर बताती हूँ। कैमरा रजनी के साथ किचन में, गुनगुनाते हुए रजनी खाने का भी कुछ बना रही है। लगता है जो कुछ करके आई है उससे बहुत खुश है। दृश्य फिर बाहर के कमरे में, नाश्ते का प्लेट, कॉफ़ी खुली हो चुकी है, जिसे लगे कि रजनी सारी बात बता चुकी है। रजनी बोलती बंद कर दी हेडमास्टर साहब की, जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगे, पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को? पति अच्छा, मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं या धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी बैठे बैठाए इससे क्या परेशानी हो गई? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने भी नहीं जा रहा ना। रजनी एकदम भड़क जाती है, यानी कि मेरा बेटा जाए तभी आवाज़ उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए, और जो इतने इतने बच्चे शिकार हो रहे हैं उनके लिए नहीं उठानी चाहिए, तब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए। पति ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का। रजनी देखो, तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो रवि। अब इनके पति का नाम क्या है? रवि। गलती करने वाला तो है ही गुनाहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनाहगार नहीं होता। जैसे लीला बहन और कांति बाई हैं और हजारों हजारों माँ बाप, लेकिन सबसे बड़ा गुनाहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा है, जैसे तुम। नकल उतारते हुए, हमें क्या करना है? हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया का? गुस्से और हिकारत से माई फुट उठकर भीतर जाने लगती है, जाते जाते मुड़कर, तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता, हो भी नहीं सकता, भीतर चली जाती है। पति बेहद हताश भाव से दोनों हाथों से माथा थामकर चढ़ा दिया सूली पर, और दृश्य हो गया समाप्त। अब नया दृश्य फिर से शुरू हो जाता है।
डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस का बाहरी कक्ष, कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तख्ती लगी है, साथ ही मिलने का समय भी लिखा हुआ है। एक स्टूल पर चपरासी बैठा है, सामने की बेंच पर रजनी और 3-4 लोग और बैठे हैं प्रतीक्षारत। रजनी के चेहरे से बेचैनी टपक रही है और बार बार घड़ी देखती है। मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है। अब आप देखेंगे कि रजनी जो है शांत होने वाली महिलाओं में से नहीं है। रजनी कहाँ पहुंच गई है? डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफिस। रजनी चपरासी से, कितनी देर और बैठना होगा? चपरासी, हम क्या बोलेगा? जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो ले जाएगा, बहुत बिजी रहता है ना साहब। रजनी अपने में ही गुनगुनाते हुए, यह तो लोगों से मिलने का समय है, न जाने किसमें बिजी बनकर बैठ जाते हैं। चपरासी दूसरी तरफ देखने लगता है। कैमरा ऑफिस के अंदर चला जाता है। साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहा है, फिर घड़ी देखता है, फिर घुमाने लगता है। बाहर एक आदमी आता है, अपने नाम की स्लिप के नीचे 5 रुपए का एक नोट रख देता है और चपरासी का कंधा थपथपाता है। चपरासी हंसकर भीतर जाता है, लौटकर उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले जाता है। रजनी के चेहरे पर तनाव, घूर कर चपरासी को देखती है। थोड़ी देर में आदमी बाहर निकलता है। रजनी उठकर दंदनाती हुई भीतर जाने लगती है। चपरासी, अरे अरे किधर को जाता, अभी घंटी बजी क्या? रजनी, घंटी तो मिलने का समय खत्म होने तक भी नहीं बजेगी। दरवाजा धकेलकर भीतर चली जाती है। चपरासी, अरे कैसी औरत है, सुनतीच नहीं। वहां बैठे 2-3 लोग हंसने लगते हैं। दृश्य कमरे के भीतर। निर्देशक कुर्सी की पीठ से टिक कर सिगरेट पी रहा है। रजनी को देखकर आश्चर्य। निदेशक, आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए ना? रजनी मुस्कुराकर, स्लिप तो घंटे भर से आपकी चपरासी की जेब में पड़ी है और शायद 2-4 दिन चक्कर लगवाने तक पड़ी ही रहेगी। निदेशक, क्या कह रही हैं आप? रजनी, तो क्या यह सीधी साफ सी बात भी मुझे समझानी होगी आपको? खैर अभी छोड़िए इस बात को, इस समय मैं आपके किसी दूसरे ही काम से आई हूँ। निदेशक के चेहरे पर रजनी को लेकर एक आश्चर्य मिश्रित कौतूहल का भाव है। आप देखेंगे लेखिका मनु भंडारी ने दिखाया है कि जो हमारा सिस्टम है वो केवल निचले स्तर पर ही करप्ट नहीं है। आप देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफिस में चपरासी तक भी अंदर मिलवाने के लिए ऑफिस से रिश्वत ले रहा है। रजनी थोड़ा सोचते हुए, देखिए मैं स्कूलों, विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशंस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। निदेशक, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रजनी, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। निदेशक, कहिए आप क्या कहना चाहती है? रजनी, जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है। निदेशक, जरा गर्व से, जी हाँ देता है। बोर्ड का काम ही है शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना भी हो सके सहयोग करें। इट्स ओवर ड्यूटी मैडम। रजनी, जब इतनी बड़ी एड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर। निदेशक, ऑफकोर्स बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम हैं जो स्कूलों को मान्य होते हैं। स्कूल मानते हैं, सिलेबस बोर्ड बनाता है, फाइनल ईयर के एग्जाम बोर्ड कंडक्ट करवाता है। रजनी निदेशक के चेहरे पर नजरें गड़ाकर, स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशन्स का जो सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशन्स क्या बच्चों को लूटने का जो धंधा हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है? निदेशक बड़े सहज भाव से, इसमें धंधे की क्या बात है? जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से ना ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाए, यह कोई मजबूरी तो है नहीं। रजनी बच्चा कमजोर नहीं, होशियार है, बहुत होशियार है, उसके बावजूद उसका टीचर लगातार उसे कोंचता रहता है कि वह ट्यूशन ले वरना पछताएगा। लेकिन बच्चे के माँ बाप को जरूरी नहीं लगता और वे नहीं लगवाते। जानते हैं क्या हुआ? मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद उसके कुल 72 नंबर मिले हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने टीचर के बार बार कहने पर भी ट्यूशन नहीं ली। निदेशक वेरी सैड, हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ। रजनी क्या खूब, आप कहते हैं कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब करेगा कौन? मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको, आपके बोर्ड को। चेहरा तमतमा जाता है। निदेशक लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। रजनी यानी कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। वैसे शिक्षा के नाम पर दिन दिहाड़े चलने वाले इस दुकानदारी की आप बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। निदेशक कैसी बात करती हैं आप? कितने इंपॉर्टेंट मैटर्स रहते हैं हम लोगों के पास। अभी पिछले 6 महीने से तो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर ही कितने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं हमने। रजनी व्यंग्य से, ओ इम्पोर्टेंट मैटर्स, नई शिक्षा प्रणाली, अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी छनकर गड्ढे में चली जाएगी। निदेशक थोड़े गुस्से के साथ,
आप ही पहली महिला हैं और हो सकता है कि आखिरी भी हो जो इस तरह की शिकायत लेकर आई हूँ। रजनी, ठीक है, तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर ही लगवा कर रहूंगी। झटके से उठकर बाहर चली जाती है। निदेशक देखता रहता है, फिर कंधे उचका देता है। अब मोन्टाज में कुछ दृश्य दिखाए जाए। रजनी फोन कर रही है, मेज पर पत्र रखे हैं और रजनी के एक रजिस्टर में उनके नाम पते उतार रही हैं। साथ में एक दो महिला और भी है। फिर एक के बाद एक 3-4 घरों से माँ बाप मिल रही हैं, उन्हें समझा रही है। साथ में लीला बहन और 3-4 महिलाएं और भी हैं। और यहाँ पर एक दृश्य समाप्त हो जाता है। अब अगला दृश्य प्रारंभ हो जाता है। किसी अखबार का दफ्तर, कमरे में संपादक बैठे हैं, साथ में 3-4 स्त्रियों के साथ रजनी बैठी है। संपादक, आपने इसे बाकायदा एक आंदोलन का रूप दे ही दिया, बहुत अच्छा किया। इसके बिना यहाँ चीजें बदलती भी नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में पहले इस दुकानदारी को तो बंद होना चाहिए। तो आप देखेंगे रजनी कितनी ज्यादा जुझारू औरत है। पहले ऊपर तक गई है, ऊपर वालों ने भी उसकी कोई बात को सुना नहीं है। फिर उसने घर घर जाकर पेरेंट्स को समझाया कि आप इस चीज़ के खिलाफ कि जो टीचर ट्यूशन के नाम पर बच्चों के अंक काट रहे हैं और ज़बरदस्ती उन पर प्रेशर बना रहे हैं, उनके माँ बाप की काउंसलिंग की, समझाया और उनसे लिखित में लिया। और एक बड़े आंदोलन को रजनी ने अकेले ही खड़ा कर दिया। तो आप सोचिए बच्चों, जब व्यक्ति अपनी पे आ जाता है या अपना उसको किसी कार्य को संपूर्ण करना होता है, यदि वो पूरी ताकत लगा दे तो कोई उस कार्य को नहीं रोक सकता। तो आगे बढ़ेंगे। रजनी एकाएक जोश में आकर, आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा? तो फिर साथ दीजिए हमारा। अखबार यदि किसी इशू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बन जाती है। आंख मूंद कर नहीं रह सकते फिर कोई उसमें। आप सोचिए जरा, अगर आप इसके खिलाफ कोई नियम बनता है, ओवेश के मारे जैसे बोला नहीं जा रहा, कितने पेरेंट को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसे का नहीं। शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में तो यह नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। वो संपादक हंसकर, बस बस मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफ, आपका सारा गुस्सा। रजनी, तो फिर दीजिए हमारा साथ, उठाइए इस इशू को, लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए। संपादक, इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगी। अमित के उदाहरण से आपको सारी बातें मैंने नोट कर ली हैं। अच्छा सा राइटअप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। रजनी गदगद होते हुए, एक काम और कीजिए, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं, राइटअप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिए तो सब लोगों तक खबर पहुंच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर तो हम मुश्किल से 100-125 लोगों से ही संपर्क कर पाए। अब आप देखेंगे कि रजनी ने अखबार वाले को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर दिया और वो भी तैयार हो गया कि मैं इसका एक अच्छा सा लेख लिखूंगा और पेरेंट्स को भी इनवाइट कर दूंगा। वह भी दिन रात भाग दौड़ करके, जरा सा रुक रुक कर अधिक से अधिक लोगों के आने के आग्रह के साथ सूचना दीजिए। संपादक, दी। सब लोग हंस पड़ते हैं। रजनी, ये हुई ना कुछ बात। और यहाँ पर एक दृश्य और समाप्त हो जाता है और नया दृश्य प्रारंभ होता है। ये दृश्य इनका अंतिम दृश्य होगा आई थिंक। और इसके बाद हम देखेंगे कि रजनी इस आंदोलन को जीत जाती है। मीटिंग का स्थान, बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। लोग खुश हैं, लोगों में जोश है, विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना हुआ है। दृश्य कटकर अंदर आ जाता है। हाल भरा हुआ है, एक और प्रेस वाले बैठे हैं, इसे बकायदा फोकस करना है। एक महिला माइक पर से उतरकर नीचे आती है। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट। अब मंच पर से उठकर रजनी माइक पर आती है। पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हैं। बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। इन 2 महीनों में, अब पूरे कार्य को कितने महीने लग गए? 2 महीने इनको लगातार अपनी लड़ाई लड़ते हुए हो गए। लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए हैं। कुछ आप लोगों ने भी यहाँ सुने, कुछ रुककर यहाँ भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी है। माएँ इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चे को पढ़ा सके और पिता जरा रुककर, जैसे वे घर के और किसी काम में जरा भी मदद नहीं करते, बच्चों को नहीं पढ़ाते। ठहाका कैमरा उसके पति पर भी जाए, तब कमज़ोर बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी हो जाती है। रुक कर बहुत बड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन ना करे तो उनका गुजारा ना हो। अब यहाँ पर टीचर्स की भी समस्या को दिखाया गया है कि प्राइवेट संगठन वाले किस प्रकार से टीचर्स का खून चूस रहे हैं। कई जगह तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाह देकर ज़्यादा पर दस्तखत करवा लिए जाते हैं। ऐसे टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें।
हॉल में बैठा हुआ पति धीरे से फुसफुसाता है, लो अब एक और आंदोलन का मसाला मिल गया। कैमरा फिर रजनी पर। इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नज़र में रखते हुए बोर्ड के सामने यह प्रस्ताव रखेंगे कि वह ऐसा नियम बनाए, एक एक शब्द पर जोर देते हुए, कि कोई भी टीचर अपने स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा। रुककर ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने, उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप में बंद हो जाएंगी। साथ ही यह भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। सारा हॉल अप्रूव्ड अप्रूव्ड की आवाज़ें और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है और दृश्य समाप्त होता है और नया दृश्य प्रारंभ होता है। रजनी का फ्लैट, सवेरे का समय, कमरे में पति अखबार पढ़ रहा है। पहला पृष्ठ पलटते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है। जल्दी जल्दी पढ़ता है, फिर एकदम चिल्लाता है पति, अरे रजनी सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव जो का तो स्वीकार कर लिया। रजनी भीतर से दौड़ती हुई आती है, अखबार छीनकर जल्दी जल्दी पढ़ती है। चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता और गर्व का भाव होता है। अब आप देखेंगे कि आखिर में रजनी की जीत हुई। रजनी, तो मान लिया गया हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल जैसे का तैसा, और बन गया यह नियम। खुशी के मारे अखबार को ही छाती से चिपका लेती है। मैं तो कहती हूँ कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा अन्याय है जिसकी धज्जियां न बिखेरी जा सके। पति मुग्ध भाव से उसे देखते हुए, आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। रजनी इतराते हुए, 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियां बिखेरने के बाद। दोनों हंसते हैं। लीला बहन, कांतिबाई और अमित का प्रवेश होता है। लीला बहन, उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई थी वह आज खाओ। कांतिबाई, और सबके हिस्से की तुम ही खाओ। अमित दौड़कर अपने हाथ से उसे रसमलाई खिलाने जाता है, पर रजनी उसे अमित के मुंह में ही डाल देती है। सब हंसते हैं। हंसी के साथ ही दृश्य समाप्त हो जाता है। तो आप देखेंगे रजनी कितना ज़्यादा आंदोलन करने के बाद अपनी बात को मनवाने में कामयाब हो जाती हैं। ठीक है, तो बच्चों हमें भी जल्दी से हार नहीं माननी चाहिए, हमें भी तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग का, जो कि पहले मैं इस वीडियो को उपलब्ध आप लोगों को करवा चुकी हूँ। कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि कोड मिक्सिंग क्या होती है और कोड स्विचिंग क्या होती है। ठीक है, ये आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। पटकथा की दुनिया में आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या होता है। अपने दूरदर्शन या सिनेमा हॉल में अनेक चलचित्र देखे होंगे। पर्दे पर जिसे सिलसिलेवार ढंग से चलती है उसे पटकथा का विशेष योगदान रहता है। पटकथा कई महत्वपूर्ण संकेत देती है, जैसे क्या क्या होता है, कहानी कथा होती है, संवादों की विषय वस्तु होती है, संवाद अदायगी का तरीका होता है, आसपास का वातावरण होता है और दृश्य का बदलना। तो दृश्य का बदलना इसकी एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, तो मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। यदि आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगले पार्ट के साथ हम मिलेंगे। अब हमारे 3 से 4 पार्ट ही गद्य खंड के रह गए हैं और इसी के साथ हमारी आरो भाग 1 का गद्य खंड समाप्त हो जाएगा। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, हर पार्ट की वीडियो मैंने उपलब्ध करवाई है, आप उन्हें जाकर अवश्य देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।